नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक आंख वाला गधा पार्ट 2। और ठन गोपाल एक ही छलांग में गधे की पीठ पर सवार हो गया। ठहरो गोपाल, मेरी प्रियतम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, कृपया मुझे भी साथ ले चलो। क्यों भाई, ले चलो इसे भी साथ। जो करना है जल्दी करो, दुश्मन निकट आ पहुंचे हैं। तुम भी चलो कामिनी, जल्दी से मेरे पीछे सवार हो जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रियतम। और कामिनी जैसे ही गधे की पीठ पर सवार हुई, गधा द्रुत गति से अड्डे के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। अरे पीछा करो उनका, वह बदमाश कैदी बिटिया रानी को भी ले भागा है। जरूर वह गधा उसी कैदी का होगा। 2-3 डाकू वहीं अड्डे पर रुक गए और बाकी सभी घोड़ों पर सवार होकर गधे का पीछा करने लगे। उफ, हम तो उसे नहीं पकड़ पाएंगे, तीर से मार गिराओ गधे को। ऐसा करना खतरनाक होगा चाचा, तीर बिटिया रानी को भी लग सकता है। ओह, यह भी एक समस्या हो गई। डाकू काफी देर तक गधे का पीछा करते रहे, लेकिन वह एक आंख वाला गधा असाधारण था। शीघ्र ही उसने अपनी तेज गति से घोड़ों को मात दे दी। ओफो, वह हमारी पकड़ से काफी दूर निकल चुका है, अब उसका पीछा करना बेकार है। चलो वापस लौट चले। लेकिन चाचा, अब हम सरदार को क्या जवाब देंगे? सब कुछ जान सुनकर तो वह हमें कच्चा चबा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल वापस लौट चलो, कहीं ऐसा न हो कि आगे हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं। और सब उदास से वापस लौट पड़े। फिर जैसे ही वे अड्डे पर पहुंचे, डाकू फक्कड़ सिंह भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। सरदार, तुम लौट आए, बाकी साथी कहाँ हैं? और जिस शिकार की तलाश में तुम गए थे उसका क्या हुआ? वह सब छोटे बलवान सिंह के साथ उसी शिकार को जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तुम यह बताओ कल्लन कि यहाँ क्या घपला हुआ है? घपला? हाँ सरदार, हुआ है, लेकिन इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? अरे कल्लन मियाँ, इतने वर्षों से मेरे साथ रहते हुए भी यह भूल गए कि मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ। बताओ, यहाँ क्या घपला हुआ? उस कैदी ने क्या गड़बड़ की है? उस कैदी ने तो नहीं सरदार, लेकिन उसके एक आंख वाले गधे ने यहाँ बहुत उधम मचाया और अंत में बिटिया रानी वह उस कैदी को लेकर भाग गया। तड़ाक! आह, क्या बकते हो? कमबख्तो, जल्दी बताओ, तुम लोगों के रहते हुए यह सब कैसे हुआ, वरना मैं एक एक की खाल खींच लूंगा। तब बूढ़े कल्लन ने डाकू फक्कड़ सिंह को सब कुछ बता दिया। उन्हें यहाँ से गए हुए कितनी देर हुई है? लगभग 1 घंटा सरदार। तब तो उन्होंने अभी जंगल भी पार नहीं किया होगा। सुनो, तुम सब यहीं रुकोगे और बलवान सिंह जो माल लाए उसे हिफाजत से मेरे कमरे में रख देना। बंटवारा मैं आकर करूंगा। फिलहाल मैं उस धूर्त से निपटने जा रहा हूँ जो अपने साथ साथ मेरी बेटी को भी भगा कर ले गया है। ठीक है सरदार। अगले ही पल वह दौड़ा दौड़ा अपने उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें उसका जादुई गलीचा रखा था। वह गधा चाहे कितना ही तेज क्यों न दौड़ने वाला हो, मेरे इस जादुई गलीचे से पार नहीं पा सकेगा। फिर चल ए जादुई गलीचे, मुझे एक आंख वाले गधे के पास ले चल जिस पर मेरी बेटी कामनी और ठन गोपाल नाम का युवक सवार है। गलीचा कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ उड़ चला। इधर एक आंख वाला गधा कामनी और ठन गोपाल को लिए दौड़ा जा रहा था कि अचानक हा, भागकर कहाँ जाओगे बच्चों? हे ईश्वर! प्यारे गधे भाई, और तेज दौड़ो, वरना वह बुढ़ऊ हमें पकड़ लेगा और हमारी चटनी बना देगा। अब कुछ नहीं हो सकता प्रियतम, बापू के जादुई गलीचे से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। यह लड़की ठीक ही कह रही है दोस्त, अब मैं भी मजबूर हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों मेरी पीठ से उतरकर कहीं छुप जाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो मित्र? वक्त बर्बाद मत करो दोस्त, जल्दी से मेरी पीठ से उतर जाओ। लेकिन ओफो, तुम मुझे भी मरवाओगे, इसलिए मजबूरी है। अरे आई! हाय! ओई माँ! हा, आखिर उस कमबख्त गधे ने भी बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। ए जादुई गलीचे, मुझे उनके पास जमीन पर उतार दो। हाय प्रियतम, अब क्या होगा? बापू तो सर पर आ पहुंचे हैं, ना छिपने का मौका है ना भागने का समय। घबराओ नहीं प्रिय, और मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे बापू का जादुई गलीचा हर किसी की आज्ञा का पालन करता है? ठन गोपाल का तेज दिमाग उस बुरी घड़ी में भी काम कर रहा था। हाँ, लेकिन आज्ञा उसी की मानता है जो उस पर सवार हो। वाह, फिर तो बन गया काम। सुनो। फिर ठन गोपाल जल्दी जल्दी उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। उसके बाद वह झटपट पास के ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। शीघ्र ही डाकू फक्कड़ सिंह कामनी के पास उतरा। अरे मूर्ख निकम्मी लड़की, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे धोखा देने का प्रयत्न करे। खैर, तुझसे तो मैं बाद में समझूंगा, पहले उस बदमाश की गर्दन काट कर लाता हूँ।
पेड़ पर चढ़कर वह मूर्ख यह समझता है कि मेरे हाथों से बच जाएगा। अभी बच्चों को मजा चखाता हूँ। जल्दी से गलीचे के ऊपर पहुंचूं। इधर कामनी झटपट गलीचे पर जाकर बैठी, उधर चतुर ठनठन गोपाल की योजना से बेखबर। जैसे ही डाकू फक्कड़ सिंह ने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठे ठनठन गोपाल के निकट पहुंचा, ठनठन गोपाल ने तुरंत नीचे छलांग लगा दी। ठनठन गोपाल ठीक गलीचे के ऊपर गिरा। अरे, वह तो मुझे मूर्ख बना गया, लेकिन आज वह मेरे हाथों में बच नहीं पाएगा। लेकिन जब तक सरदार कुछ कर पाता, ए जादुई गलीचे, हमें लोहागढ़ के राजा दुर्जन सिंह के महल में ले चलो। गलीचा उन्हें लेकर तुरंत हवा में उड़ा। ठीक तभी फक्कड़ सिंह ने भी गलीचे पर छलांग लगा दी। लेकिन आह, बेचारा फक्कड़ सिंह अपने आप को संभाल नहीं पाया। आई, और धरती पर गिरकर बेहोश हो गया। तुम तो सचमुच बहुत चतुर हो जी। हाँ, लेकिन जिंदगी में पहली बार मूर्ख भी बना। यदि जरा सी होशियारी से काम लिया होता तो उस गधे से धन भी वापस ले लेता। कमबख्त हमें गिराकर भाग गया। कुछ देर बाद जब जादुई गलीचा उड़ता हुआ राज दरबार में प्रविष्ट हुआ। अरे, आए। ओह, यह तो ठनठन गोपाल है। लेकिन इसके साथ यह सुंदरी कौन हो सकती है? महाराज की जय हो। यह सब क्या चक्कर है ठनठन गोपाल, और क्या तुम हमारा काम पूरा कराए? क्षमा करें महाराज, मैं आपका कार्य पूरा नहीं कर सका, क्योंकि जंगल के मार्ग में मुझे डाकू फक्कड़ सिंह ने पकड़ लिया था। और फिर ठनठन गोपाल ने सारी आप बीती सुना दी। सब कुछ सुनकर, क्या तुम ठीक कह रहे हो ठनठन गोपाल? यह लड़की डाकू फक्कड़ सिंह की बेटी है? जी हाँ महाराज, यह 100% सच है। तब हमें जल्दी से डाकू फक्कड़ सिंह के अड्डे का पता बताओ ठनठन गोपाल। ठनठन गोपाल ने पता बता दिया। महामंत्री जी, आप ठनठन गोपाल और उसकी प्रेमिका को शाही मेहमान खाने में ठहराइए और कर्मचारियों को आगाह कर दीजिए कि वे इनकी सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखें। जो आज्ञा महाराज। चलो ठनठन गोपाल। ठहरिए महामंत्री जी, जरा मैं अपना जादुई गलीचा भी साथ ले लूं। ठीक है। ठनठन गोपाल ने गलीचे को लपेटकर बगल में दबाया, फिर कामिनी को साथ लेकर महामंत्री के साथ हो लिया। उनके जाने के बाद, सेनापति जी, आप तुरंत फौज लेकर उजाड़ जंगल जाइए और डाकू फक्कड़ सिंह के अड्डे पर धावा बोलकर सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ध्यान रहे, इस काम में जरा भी विलंब न हो, वरना सब फरार हो जाएंगे। आप चिंता न करें महाराज, इस बार वे मेरे चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। सेनापति ने फौज के साथ डाकू फक्कड़ सिंह के अड्डे पर हमला किया। डाकू फक्कड़ सिंह तथा उसके साथी उस समय वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे, अतः वे अपने हथियारों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। आह, उफ! और कुछ देर के युद्ध के पश्चात उन्होंने हथियार डाल दिए। ले चलो इन्हें। अगले दिन सुबह दरबार में, महाराज, हमने अधिकांश डाकुओं को जिंदा ही गिरफ्तार कर लिया है। बाकी सारे डाकू तो कैद खाने में हैं, लेकिन उनका सरदार फक्कड़ सिंह आपके सामने है। इसे भी कैद खाने में डाल दो। आज से 3 दिन बाद हम इन सबकी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। जो आज्ञा महाराज। जब सैनिक सेनापति के इशारे पर डाकू फक्कड़ सिंह को लेकर वहां से चले गए। महाराज, ठनठन गोपाल की वजह से हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। यदि आप बुरा न माने तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ठनठन गोपाल को मुंह मांगा धन इनाम में देकर उसे सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था। यह सब तो ठीक है महामंत्री जी एवं सेनापति जी, इनाम का तो वह वास्तव में हकदार है, लेकिन केवल तभी जब वह हमारी शर्त पूरी कर दे और हमारी परीक्षा में खरा उतरे। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे महाराज। मतलब आप लोग अभी समझ जाएंगे। जरा उस चतुर ठनठन गोपाल को तो बुलवाइए। जी महाराज। जाओ, शाही मेहमान खाने से ठनठन गोपाल को आदरपूर्वक यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा। शीघ्र ही। महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया महाराज। हाँ ठनठन गोपाल, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारी मदद से कुख्यात डाकू फक्कड़ सिंह और उसके साथी पकड़े गए। वाह, फिर तो आपकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई महाराज, और शायद आपका मुझे जंगल के रास्ते पड़ोसी देश भेजने का उद्देश्य भी यही था। तुम बिल्कुल ठीक समझे ठनठन गोपाल। तब महाराज, आपका मकसद पूरा हुआ। अब कृपया कर मेरी जान बख्शिए और मुझे अपनी प्रियतमा कामनी के साथ जाने दीजिए। जरूर जाने देंगे ठनठन गोपाल, और बकायदा इनाम के साथ। ठहरिए महाराज, मुझे इनाम के चक्कर में मत फांसिए। मुझे इनाम विनाम कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरी सुख और शांति को पहले की तरह बहाल कर दीजिए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनाम मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। वह तो इनाम न लेना भी बहुत महंगा पड़ेगा ठनठन गोपाल, क्योंकि तुमने अभी तक हमारी शर्त पूरी नहीं की और ना ही हमारी परीक्षा में खरे उतरे हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। हमने तुम्हें एक नौलखा हार, 4 लाल और एक बेशकीमती हीरा अपने मित्र राजा को देने के लिए दिए थे, जो कि तुमने उन्हें नहीं सौंपे हैं।
हम चाहते हैं कि वह धन अब तुम हमें ला कर दो, तभी तुम्हारी जान बच सकेगी, वरना हा 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 हा। तो महाराज अब भी मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मेरी बुद्धि का दिवाला निकालना चाहते हैं। ठीक है, यदि मैंने भी इनका बाजा न बजा दिया तो मेरा भी नाम ठन गोपाल नहीं। ठीक है महाराज, मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मैं आपका धन आपको वापस लौटा दूंगा। शाबाश, हमें तुमसे यही आशा थी। जाओ और जाकर उस गधे को तलाश करो जो हमारा धन खा गया है। तब तक तुम्हारी प्रेमिका हमारे यहाँ बंधक के रूप में रहेगी। ठन गोपाल मन मसोस कर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद, यह आपने क्या किया महाराज? वह चतुर रुष्ट होकर आपका अहित भी कर सकता है। हा हा हा, उस हालत में उसे अपनी प्रियतमा से हाथ धोने पड़ेंगे। पता नहीं महाराज को यह क्या सनक सवार हो गई। स्वयं ही एक सुखी इंसान का सुख और शांति छीन रहे हैं। आखिर क्यों? क्या ठन गोपाल राजा की अमानत राजा को वापस लौटा सका? एक आंख वाले गधे का रहस्य क्या था? क्या राजा का धन उसी के पास था? आखिर राजा का बाजा कैसे बजा, यानी उसका दिवाला कैसे पिटा? डाकू फक्कर सिंह का क्या हुआ? क्या वह राजा की कैद से निकल सका? क्या ठन गोपाल कामिनी को अपनी पत्नी बना सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो राजा का बज गया बाजा में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।